हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा छोटा सा भाई आपको अपना इस प्यारा सा चैनल में स्वागत करता हूं। तो बाबू और भाइयों, सबको ध्यान से देखिए। अभी हम लोग के सामने एक ऐसा चुनौती भरा वैकेंसी आया हुआ है जिसको फार्म भरने के लिए बहुत सारे लोग भर दिए, लेकिन तैयारी पता नहीं चल रहा है कहाँ से करने वाले। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। आपका ये प्यारा सा चैनल, आपका ये प्यारा छोटा सा भाई आपको इसमें बहुत मदद करने वाला है, और ख़ास करके साइंस वाले पोर्शन को ज़्यादा हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसमें 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए देखिए, साइंस के जाने माने किताब जो स्पीडी माना जाता है उसमें 28 वर्षों का विगत हल प्रश्न दिया गया है। उसमें आज पहला पेज जिसका पूरा का पूरा किताब करवाने वाले। ठीक है, पूरा बुक वो जो है वो आप लोग को इसी प्रकार से मतलब छोटे छोटे भागों में बांट करके इसमें करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आएंगी ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, सवाल देखिए। पहला सवाल बोल रहा है कि एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आता है। तो देखो बाबू, जंतुओं को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। जैसे अगर जंतु है तो उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। किसी को एनीलिडा ग्रुप बोला गया है, किसी को आर्थ्रोपोडा ग्रुप बोला गया है। तो इस प्रकार उसका अलग अलग ग्रुप बांटा गया है, और उसमें कुछ प्रमुख ग्रुप का आज हम लोग नाम देखेंगे, जिसमें एक ग्रुप बता दिया गया है एनीलिडा ग्रुप। तो एनीलिडा ग्रुप में वैसे हम लोग जीव जंतु को रखते हैं जो जीव जंतु क्या करते हैं, रेंग के चलते हैं। उसका पैर नहीं होता है, वो यानी होता है लेकिन वो रेंग के चलते हैं। तो उसको हम रखते हैं किसमें, एनीलिडा ग्रुप में रखते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, जोंक और केचुआ हो जाएगा। सांप भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला बोला आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, अभी कौन सा ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आता है। तो आर्थ्रोपोडा में बाबू देख लो, जो मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार से सब एक ही में आता है। तेल चट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब कहाँ आता है, तो ये सब आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। अगला मोलास्का ग्रुप, कौन कौन सा ग्रुप बता दिए अभी तक आप लोग को दो ग्रुप बता दिए, एक एंथ्रोपोडा ग्रुप और एक आर्थ्रोपोडा है, और एक है एनीलिडा ग्रुप। ठीक है, और अगला है तीसरा ग्रुप है मोलास्का ग्रुप। तो मोलास्का ग्रुप जो है उसमें बाबू घेंगा और सीपी आता है। क्या आता है, घेंगा और सीपी आता है। आप लोग जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको बोल देंगे कि इम्पोर्टेंट है, उसको आपको छोड़ना ना है, बिल्कुल कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए और उसको लिख लेना। ठीक है, जो बोल दें कि एकदम इम्पोर्टेंट है उसको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं, उसको आराम से लिखना। ठीक है, अगला इकाई नोडमेरेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो स्टारफिश और ब्रिटिल स्टार। ठीक है, ब्रिटिल स्टार और स्टारफिश दोनों मछली जो है वो जाकर के इकाई मेट्रा करके संघ में आते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला जो सवाल है ना भाई, ये वाला सवाल इसको आपको पूरी तरीके से एकदम ध्यान से रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये मुख से, यानी कि हमारे मुख से क्या करता है, पाचन क्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन मुख में ही होता है। जैसे वसा हो गया, विटामिन हो गया, इस प्रकार से कौन सा ऐसा पाचन है जिसका मतलब जो क्रियाएं मुख में ही हो जाती है, आपको बताना। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंपॉर्टेंट बोल दें उसको एकदम बिल्कुल रख लेना। ठीक है, चलिए अगला सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है। देखो रक्त प्रवाहित करने के मतलब होता है, अच्छा एक बात बताइए कि सर शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। पहले तो आपको समझा दीजिए कि सर शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। तो देखो बाबू, अगर रक्त के साथ ऑक्सीजन है, जैसे रक्त जो है उसमें ऑक्सीजन है तो कहेंगे वो शुद्ध है, और ऑक्सीजन नहीं है तो कहेंगे शुद्ध नहीं है। सर एक कौन सी बड़ी बात बता दी है आप, हमको समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनो। देखो हमारे नाक से क्या होता है कि सांस जो है वो जाता है कहाँ, फेफड़ा के पास, और फेफड़ा जो है ना वो शरीर के अन्य खून जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड में मिला करके और उसको जगह जगह पहुँचाता है, मतलब पैर के पास, हाथ के पास। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ऐसा भी जगह हो जाता है, चाहे तो कोई ऐसा ब्लड है जिसके पास मतलब ऑक्सीजन नहीं रह पाता है, तो उसको क्या करता है, उसको हम लोग कहेंगे अशुद्ध रक्त। तो सिराएं द्वारा
सिराए द्वारा कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना कि शुद्ध पूछेगा, कहेगा शुद्ध कहाँ से बहता है? तो शुद्ध बहेगा जाकर के धमनी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बहता है बाबू? तो ये बहता है धमनी के द्वारा, ठीक है। अशुद्ध बोलेगा तो सिराए द्वारा, और शुद्ध बोलेगा तो किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोला धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। सिराए द्वारा क्या होगा? अशुद्ध। अगला, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन होते हैं कौन कौन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। पहले एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे किसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधिया होते हैं, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से अस्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेटस होता है, ई की कमी से आपको जाकर के रक्त का थक्का जमना, मतलब रक्त जो है, ब्लड जो है वो जमता नहीं है जल्दी, ठीक है। और के की कमी से बांझपन का शिकायत आता है। रतौंधिया वाले व्यक्ति को रात के कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। आपका ऐसा रात के तो दिखाई किसी को नहीं देता है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिखाई देता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लो कोई अगर रात को व्हाइट कलर के शर्ट पहन के घूम रहा है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का हल्का कम दिखाई देता है। लेकिन जिसको रतौंधिया हो रहेगा ना उसको एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अब मोतियाबिंद में कुछ नहीं दिखाई देना, दिन रहे चाहे रात रहे कुछ नहीं। अगर दिन में नहीं दिखाई दे रहा तो उसको बोलेंगे दिनौंधिया, और रात में नहीं दिखाई दे रहा तो उसको बोलेंगे रतौंधिया। अभी मतलब बेरी बेरी, और इसका बी में भी कई प्रकार बांटे गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, इस प्रकार से विटामिन B12 भी होते हैं। तो इसका याद रखना कि विटामिन B12 जो है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो सवाल है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कहाँ पूछ रहे हैं? जल में, ठीक है। कहाँ पूछ रहे हैं? जल में घुलनशील विटामिन। देखो इसका एक ट्रिक याद रखना, भैंस गया पानी में, क्या याद रखना है? भैंस गया पानी में, तो बी से भ और स से सी से स, तो भैंस में कहीं ना कहीं बी और स दोनों बोलने में आ रहा है, ठीक है। भैंस कहाँ जाती है? भैंस जाती है पानी में, तो बी से भ और सी से स, तो भैंस कहाँ गया? पानी में। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो भैंस गया पानी में, बी और सी, ठीक है। बाकी जो भी विटामिन बच गए हैं वो कहाँ रहेंगी? तो वो वसा में रहेगा, जैसे ए बच गया, डी बच गया, ई बच गया, के बच गया, ये सब कहाँ रहता है? तो ये सब वसा में रहता है। कहाँ रहता है? ये सब वसा में रहता है, ठीक है ना। पानी में पूछेगा पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन हो गया विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। बाकी सब किस में रहेगा? तो वसा में रहेगा। अगला सवाल बोला सोडियम का कार्य क्या है? जो सोडियम है वो करता क्या है? तो बोला सोडियम जो है वो रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रख रहा है। हमारे शरीर में रक्त के दाब यानी प्रेशर ऑफ ब्लड दोनों इसको बनाए रखता है, और हमारे जल में संतुलन को भी बनाए रखता है, यानी पानी के नमी को बनाए रखता है। याद रखना जल में ये 4-5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट निकला है। 1 2 3 4 को याद रखना। सोडियम वाला तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। सर सोडियम का तो काम हो गया, लेकिन पोटेशियम क्या करता है? सोडियम क्या बताएं कि वो रक्त के दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम जो है वो रक्त के दाब को नियंत्रित करता है और पानी की कमी को पूरा कर, मतलब पानी की नमी को बना के रखता है। सर पोटेशियम क्या करता है? तो यह हृदय के धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम जो है वो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है कि कभी कभी मतलब अगर किसी के शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम जाती है तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं, उसको बीपी की प्रॉब्लम उसको होना चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला, मतलब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? जो ग्लूकोज है अगर उसको ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा, जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो O क्या है? ऑक्सीजन है। तो बोला जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बना देगा? तो लैक्टिक अम्ल बना देगा। क्या बना देगा? लैक्टिक अम्ल बना देगा। तो लैक्टिक अम्ल बताइए किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। दूध हो चाहे दही हो, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा दूध या दही, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि कमेंट में बताना है कि सर मैलिक अम्ल जो है, कौन सा अम्ल? जो मैलिक अम्ल है, जो मैलिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? और एक और बता देना कि सर फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है?
कौन कौन सा अम्ल बोले, मैलिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल किसे, अभी जस्ट कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, ठीक है, कि किस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या था कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, तो लैक्टिक अम्ल बना देता है, ठीक है। अगला, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। अभी क्या बताए थे कि ऑक्सीजन बिना ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे मांसपेशियों से ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके क्या करता है, मांसपेशियां माने हमारे शरीर का मांस जिसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगला है कि वो बैक्टीरिया से करके क्या बनाएगा, तो बैक्टीरिया से करके बनाने वाला है एथिल अल्कोहल। क्या बनाने वाला है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है OH, याद रखना, ठीक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, OH, ठीक है। चलिए अगला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, बोला ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। अगला, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, एनीलिडा में जो उत्सर्जन के काम होता है, पहले बात बताइए उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है। तो उत्सर्जन जो है वो किसी भी जीव जंतु में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो अवशिष्ट पदार्थ जिस क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है उसको कहते हैं उत्सर्जन। तो बोला एनीलिडा ग्रुप में जो उत्सर्जन है वो कौन सा अंग से होता है, जैसे मानवों में जो मलमूत्र होते हैं वो शरीर से बाहर जाता है तो वो एक उत्सर्जन का काम होता है। तो एनीलिडा ग्रुप में कहाँ जाएगा, नेफ्रिडियस जाएगा। एक नंबर सवाल बताया था आपको, यही वाला बात था कि एनीलिडा में कौन कौन सा जानवर आता है, तो जोक और केचुआ आंसर था, ठीक है। चलिए अगला, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 6, ठीक है। देखिए याद करने के ट्रिक आपको बता सकते हैं हम कि अगर कहीं पे मूत्र, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है तो दीवार के आसपास जैसे अगर यहाँ पे मूत्र विसर्जन किया हुआ, ज्यादा करके मूत्र किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो जब इसके बगल से कोई रास्ता अगर वहां से कोई आदमी गुजरता है तो यहाँ जैसे ही पहुंचेगा वैसा ही वो नाक बंद करके क्या बोलेगा, छी, कैसा गमक रहा है, छी छी बोलेगा ना, तो छी से क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो याद रखना ये ट्रिक है भाई, इसका कोई मतलब मजाक मत उड़ाना, ये ट्रिक याद करने के लिए। जैसे अब एग्जाम नज़दीकी है भाई, तो आप लोग को अब दिमाग में सेट करना है ना, ये सब सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मूत्र देख के कोई क्या कर देता है, छी कर देता है, तो छी से हो गया मूत्र का पीएच मान 6। अगर आप लोग टोटल पीएच मान के वीडियो एक ऐसा चाहिए जो आपको केवल ट्रिक से याद करवा दे, तो भाई आप लोग वो कमेंट करिए और हम उसको आपको बना देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार के ग्रंथि में होती है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ मिलेगा, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार के, तो ये अग्नाशय में होती है। कहाँ होती है, अग्नाशय में होती है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल दिख रहा है आप लोग को, अगला सवाल ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, सवाल है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जैसे पहले पीयूष ग्रंथि होता कहाँ से देख लो, ठीक है। पीयूष ग्रंथि होता कहाँ, पहले ये देख लो, गौर से देखना, ठीक है। चलिए पहले पीयूष ग्रंथि होता कहाँ से देखना, पीयूष ग्रंथि, जैसे अभी एक भाई एक मनुष्य को बना रहे हैं, अब जैसे ये बना दिए, अब कौन है वो मत पूछना कि सर ये है कौन, ठीक है, लेकिन कोई है, ठीक है। अब यहाँ इसके बीचे बीच माथा में यहाँ पे क्या रहता है, पीयूष ग्रंथि रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, और उसी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अगला, जब पर डे वीडियो शाम को आप लोग साइंस के वीडियो मिल जाया करेगा। अगर और भी किसी क्लास की वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट जरूर करना कि सर हम लोग को मैथ्स हो गया, चाहे तो करंट अफेयर्स के वीडियो हो गया, या फिर किसी और का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, कोई भी क्लास का हो, ठीक है। चलिए अगला, बोला स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। जैसे अब स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे, स्प्रिंग जो है वो इस आकृति में होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब इसको अगर टान के रख दिए, एरा एने टानेंगे, एरा एने टानेंगे, तो कुछ दूर तक घिंचा जाएगा, ठीक है। और घिंचाने के बाद क्या होगा कि जब घिंचा जाएगा तो इसको अगर छोड़ दीजिएगा वापस, तो कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण वो वापस आकर के मिल जाता है आपस में, तो कहना प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। अगला, ये सब पूछा गया सवाल है, ठीक ना। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, कंपोस्ट। कौन सा है, कंपोस्ट। मतलब पौधा
के लिए सबसे अच्छा खाद कौन सा है, तो कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान, अवसादी चट्टान। इसको आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ध्यान रखना। अगला, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा, यानी एक शब्द में बोले तो गुब्बारा में कौन सा गैस को, मतलब कि उड़ाने में अगर कौन सा गैस को काम में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हवाई जहाज के चक्का में कौन सा गैस रहता है, ये आपको कमेंट करना। ठीक है, कि हवाई जहाज के जो चक्का होता है, जो लैंड करते वक्त खुलता है, उसमें कौन सा गैस रहता है, ये कमेंट करना। ठीक है, DDT, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इंटर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि DDT का उपयोग किस में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कमेंट में बताना आप लोग को DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला, सर जितना भी कमेंट में बोल रहे हैं बताने के लिए, क्या वो सही, उसका आंसर क्या होगा, तो बाबू आप लोग कमेंट करिए, और आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते तो ये सारा क्वेश्चन का कल का वीडियो में आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बोला इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इथेनॉल भाई यकृत, किडनी खराब हो जाएगा तुम्हारा भाई। चलिए अगला, अगला देखना है, मतलब सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन है, यानी सबसे कौन सा ऐसा सस्ता पदार्थ है जो सभी अम्ल में मिल जाएगा, तो भाई बेचारा सा है हाइड्रोजन, जो सभी में मिल जाता है। ठीक है, अगला, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, सूती वस्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण तेरी, अच्छा लोहा का अयस्क नहीं बोला ना, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में भी कौन सा सब्जी, तो पालक की साग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हरी सब्जी में भी कौन सा सब्जी, तो ये पालक के साग, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला, अगला सवाल, बोला गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, बोला गैसोलीन को कौची मिला देंगे कि वो गैसोहॉल हो जाएगा, तो इथाइल एल्कोहल मिला दीजिए, वो गैसोहॉल हो जाएगा। याद कीजिए इथाइल एल्कोहल के बारे में बहुत सवाल अभी तुरंत पढ़ाए हैं हम। क्या पढ़ा है कि जब ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम कवक के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। और जब ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीजन के बिना उपस्थिति में अगर हम शारीरिक अंग से करवाते हैं तो लैक्टिक अम्ल बनता है, बताए थे ना आपको। चलिए अगला, मतलब तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धाव को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, मतलब तुरंत ऊर्जा चाहिए, तुरंत एकदम ऊर्जा चाहिए तो कौन सा पदार्थ मिलेगा, ग्लूकोज। सूत्र क्या होता है, C6H12O6, याद रखना C6H12O6। ठीक है, चलिए अगला, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो बाबू पहले तो आपको समझना पड़ेगा ओजोन परत होता क्या है। ठीक है, मान लेते ये हमारी है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी। ठीक है, अब इसके बाहर बृहत्तम कक्षों में क्या रहता है, ओजोन परत रहता है। ध्यान से देखना, ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, ये क्या है, ओजोन परत। ठीक है, ए से मान लिया ओजोन परत। ठीक है, तो क्या होता है कि ओजोन, भाई पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत जहां तक रहेगा, जहां तक ओजोन परत है वहां तक ही क्या रहता है, गैस रहता है। लेकिन क्या होता है कि ये बाहर से कोई भी किरणें आती हैं सूरज से निकल करके, तो उसको ये रोकता है, खास करके पाराबैंगनी किरणों को ही रोकता है। लेकिन हमारे मानव जाति एक गैस ज़्यादा करके फैला रहे हैं जिसका नाम है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे क्या हो जाएगा कि ये क्षति पहुंच जाएगा, यानी ये छिद्र हो जाएगा। आपसे अगर ये सवाल पूछता है कि ओजोन परत को छिद्र होने में कौन सा गैस उत्तरदायित्व है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, तो सवाल आपका वो नहीं, सवाल आपका ये है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पाराबैंगनी किरणों को रोकता है और यह एक रक्षक आवरण बनता है। ठीक है, आपको एक बात बता दें हम कि पाराबैंगनी किरणें जो है ना, वो अगर आ जाएगा शरीर में तो वो ब्लड कैंसर के साथ साथ स्किन कैंसर के साथ साथ मोतियाबिंद की बीमारी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाराबैंगनी किरणें अगर मनुष्य के पास पड़ेगी तो कौन सा रोग होगा, तो वो स्किन कैंसर के साथ साथ मोतियाबिंद भी हो जाएगा। ठीक है, अगला, ट्राइपॉइड यानी कि अंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है, तो क्लोरोमाइसिटिन। क्या है, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, चलिए अगला, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, गैस की लौ। गैस में देखिएगा ना, मतलब जो मोमबत्ती वगैरह हम लोग जलाते हैं तो इस प्रकार से वो रहता है मोमबत्ती। ठीक है,
इस प्रकार से रहता। भाई पूरा तो हमको एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं इसे बताना, ठीक है। तो सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहा जाता है बताइएगा। देखिए ज्योतिहीन क्षेत्र, क्या बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र, मतलब क्योंकि अब भाई सबसे गर्म क्षेत्र है और वो सबसे अंतिम क्षेत्र रहता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ज्योतिहीन क्षेत्र, ठीक है। अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, बहुत वीआईपी सवाल, बहुत वीआईपी सवाल, ठीक है, कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, लेकिन मार्केट में मिलता है कितना, तो 20 और 22 का कैरेट का ही मार्केट में मिलता है, लेकिन शुद्ध सोना होता है कितना कैरेट का, तो ये होता है 24 कैरेट का, ठीक है। अगला, सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का मुख्य अयस्क कौन है, सीने बार, ठीक है। पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। सीने बार का सूत्र क्या होता है, तो Hgs, क्या होता है, Hgs। अगला सवाल, मतलब शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस मानव शरीर में, ध्यान देना, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि मानव के मस्तिष्क के बगल में यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के बगल में क्या करता है, तो एक हाइपोथैलेमस होता है और वो क्या करता है, शारीरिक क्रियाकलापों को वो नियंत्रण करता है, जैसे प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सब कौन नियंत्रित करता है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। क्या बोला, शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है, तो वो भी कौन होगा, हाइपोथैलेमस। अगला, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा है तो लाल अस्थि मज्जा में लाल खून होगा, आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में बोलते हैं भाई, हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से। अगला, बड़ा कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो कशेरुक में कितना होता है, 33 होता है। -33 नहीं भाई, वो सवाल के आंसर है, -33 के नाम ले रहे हो। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, एकदम कन्फर्म पूछ लो, एकदम पूछेगा, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। सवाल ऐसे पूछता है, पता क्या कहता है, कहता नहीं, बीसीजी में सी का मतलब क्या होता है, तो क्लाइमेट, याद रखना, बीसीजी में सी का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट होता है। अगला, बोला एथलीट फुट नामक रोग किससे संबंधित है, तो वो कवक द्वारा संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कवक के द्वारा, वो मतलब कवक से संबंधित है वो। दमा, अस्थमजा यानी दमा नामक रोग जो है वो किससे होता है, तो ये भी क्या है, कवकों से होता है। भाई आज सब कवक वाला सवाल आया है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, फाइलेरिया, तो कृमि के कारण, वर्म जिसको कहा जाता है, कृमि के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये होता है फाइलेरिया नामक रोग होता है, ठीक है। मतलब जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसके गति और तरीके, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। तो मतलब जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे नहीं समझे सवाल, इसका क्या कहना है, जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि ये आप है, ये मेरे प्रिय स्टूडेंट आप लोग हैं, ठीक है। अगर आप लोग रास्ता चल रहे हैं तो कभी मूड़ी को यानी कि सर को नीचे झुका के चलना, ठीक है, एकदम नीचे एकदम पैरवा पास करके, तो ऐसा प्रतीत होगा नहीं कि चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम मतलब कि ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। तो वो हालांकि इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन आप इसको याद करने के लिए इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब गतिज ऊर्जा हम लोग धीरे धीरे चलते हैं तो उसमें दुगना चाल दिखाता है। अच्छा, दुगना कहेंगे तो चौगुना दिखाएगा। भाई याद करने से मतलब है, कहाँ हमारा उतना हम लोग को दिमाग लगाना है। सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा घर भी किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, मतलब वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो यह आवृत विजी में आता है। किस में आता है, आवृत विजी में आता है। अगला, मतलब फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है, तो वन की ज्वाला का अर्थ होता है कि वैसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, वो क्या कहलाएगा, वनों की ज्वाला कहलाएगा। अगला, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक से क्या बनेगा, पेनिसिलिन बनेगा। अगला, लाइकेन, भाई कवक और शैवाल का पहला प्यार को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। भाई हम तो ऐसा ही याद कर ले हैं कि कवक और शैवाल, एकदम हम ऐसा ही याद कर ले, ठीक है। अब भाई आपको जो भी लगे, हमको ऐसा ही याद कर ले हैं कि इन्हें हो गया कवक और इन्हें हो गया शैवाल, और कवक और शैवाल को अगर पहला प्यार करवाइएगा आपस में तो क्या बना देगा, वो लड़का बना देगा। और लड़का को क्या बोलते हैं, यानी क से करिया सा से सफ़ेद आदमी को मिलाने से एक लड़का बनता है, लड़का को हम लोग बोलेंगे लाइकेन, ठीक है। अब भाई याद करने के लॉजिक है भाई, अगर गलती सलती माफ करना, लेकिन हम लोग कैसे याद करते हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कवक और शैवाल को मिलाने से क्या बनेगा, लाइकेन बनेगा। अगला,
आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो वो शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर जरा मरा भी आपको लग रहा है कि वीडियो कुछ हम लोग को फायदेमंद है तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भाई। कब करने वाले हो? सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बगल के बेल आइकन को भी दबा लो ताकि जो भी वीडियो लाए वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। पर डे वीडियो आने वाला। ठीक है, तैयार रहिए। बोला लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से क्या होता है? लौंग प्राप्त होता है। जो लौंग होता है ना वो फूल मतलब पुष्पकली को ही हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो सवाल का आंसर नहीं है, लेकिन ये सवाल है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। सवाल क्या है? सवाल है कि अनशन या उपवास के लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्क्रावर्गीय पुनर्वृत्ति से क्या मतलब आपको ये बात बताना। ठीक है, चलिए हटाइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वसा में पाए जाने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी हम वीडियो में बताए थे कि आप लोग कौन कौन सा विटामिन पानी में होता है और कौन कौन सा विटामिन वसा में होता है। ठीक है, तो ये वीडियो में आप लोग को कमेंट करके आज बताना इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जुड़े रहिए और लगातार इस पे वीडियो आता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।